नमस्कार। वेस्ट एशिया क्राइसिस के बीच इंडियन एक्सपोर्टर्स पर पड़ने वाले असर का हम जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम फोकस करेंगे ऑटो कंपोनेंट और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पर। क्षेत्र की मौजूदा तस्वीर आपके सामने रखेंगे और इंडस्ट्री की पल्स को टटोलेंगे। हमें कार्यक्रम के पहले सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं विनी मेहता, डायरेक्टर जनरल एक्मा। आपका शुक्रिया। थैंक यू सर। विनी जी, माहौल चिंताजनक और वॉलेटाइल है। वेस्ट एशिया संकट ने ग्लोबल इकोनॉमी और एक्सपोर्टिंग कम्युनिटी के सामने चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। एक्सपोर्ट के फ्रंट पर ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री की अहम भूमिका है। आपके स्पेस में कई तरह की गैसेस का उपयोग होता है, उसके स्टेटस के बारे में बता सकें और प्रोडक्शन की क्या स्थिति है? ये एक चिंता का विषय है और ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री, जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो सप्लाई चेन है वो एक तरीके से ग्लोबल सप्लाई चेन है और हमारा काफ़ी एक्सपोर्ट्स भी होता है। करीब 30% जो हमारा टर्नओवर का जो पोर्शन है वो एक्सपोर्ट होता है। जो हमारे को कुछ दिक्कत आ रही है इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गैसेस, जैसे कि पीएनजी, सीएनजी, एलएनजी, एलपीजी, प्रोपेन, ये कुछ गैसें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारा एक काफ़ी जो स्ट्रेटिजिक और एक जो हमारा काफ़ी प्रावेस है वो होता है कास्टिंग और फोर्जिंग में, और इनमें काफ़ी हीट की आवश्यकता होती है, तो ये गैसें इसमें इस्तेमाल होती हैं। हालांकि सरकार ने काफ़ी इसमें पहल करी है इंडस्ट्री को हेल्प करने की, तो प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा सा इस वक्त जो है अंडर स्ट्रेस है। हालांकि इंडस्ट्री में इन्वेंट्रीज हैं और कुछ टाइम तक, मान लीजिए करीब 1 महीने तक हम ठीक ठाक काम सपोर्ट कर सकते हैं व्हीकल इंडस्ट्री को। पर अगर सिचुएशन में सुधार नहीं आया तो डेफिनेटली डोमेस्टिक प्रोडक्शन में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। विनी जी, ऑटो कंपोनेंट्स इंडस्ट्री कई तरह के रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करती है। उसकी उपलब्धता और प्राइसिंग के बारे में आप इनपुट्स दे सकें। कई रॉ मटेरियल्स हैं जो कि उस मार्केट से, वेस्ट एशिया से आते हैं, जैसे कि जो प्लास्टिक्स बनाने के इनपुट्स हैं वो वहाँ से आते हैं। कुछ हद तक एल्युमिनियम स्क्रैप आता है, तो ये भी इस वक्त शॉर्टफॉल है इन सब का। और कार्बन ब्लैक भी एक अहम रॉ मटेरियल है जो रबर कंपोनेंट्स में इस्तेमाल होता है। तो या तो इश्यूज जो है, जो इनपुट्स हैं वो उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो कम है और इसकी वजह से जो है रॉ मटेरियल का जो प्राइस है वो काफ़ी बढ़ गया है। इवन डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स में जो है, क्योंकि डीजल, जो कमर्शियल डीजल है उसका प्राइस बढ़ चुका है, तो डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स में भी काफ़ी जो है प्राइसेस बढ़ गए हैं। विनी जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसमें भारत समेत कुछ देशों को राहत दी गई है, लेकिन अभी आप बता रहे थे कि 30% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट होता है। रीरूटिंग के कारण ट्रैवल टाइम बढ़ गया है, इसमें कई तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं, आप उस पर बता सकें। जो लीड टाइम है एक्सपोर्ट्स के लिए वो काफ़ी बढ़ गया है, करीब 3 से 4 हफ्ते, और कंटेनर्स की अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम हो रही है, और पोर्ट्स पे जैसे मैंने कहा कि कंजेशन भी है, तो हम एक्सपोर्ट डेडलाइंस नहीं मीट कर पा रहे हैं, और अगर एक्सपोर्ट्स की डेडलाइन नहीं मीट कर पाते हैं तो कस्टमर पेनल्टीज इन्वोक कर देता है। चुनौतीपूर्ण माहौल में माइक्रो और स्मॉल उद्यमियों की खास करके मुश्किल बढ़ जाती है, उनके प्रोडक्शन शेड्यूल्स पर असर पड़ रहा है। ऐसे में विनी जी, एक्मा की तरफ से उनके लिए क्या मैसेज होगा? I think the only way we can tide over this situation is by supporting each other. जैसा आपने बताया कि MSME स्ट्रेस में है, और एक और चैलेंज ऑफ कोर्स जो स्ट्रेस की अहम वजह इस वक्त ये है कि उनके ऊपर वर्किंग कैपिटल भी बहुत स्ट्रेस्ड है। If the OEMs come forward and support the tier 1s and the tier 1 support the tier 2s, and we should ensure that we do not delay any payments so that the supply chain doesn't sort of get into a disarray. विनी जी, जिस तरह से ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री की ग्लोबल वैल्यू चेन में मजबूत भागीदारी है, वहीं चुनौतियों के बीच सरकार की तरफ से एक्सपोर्टिंग कम्युनिटी को राहत देने की कोशिश की गई है। आप रिलीफ, रॉडटैप और एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को किस तरह देखते हैं?
सौरभ, ये सब बहुत ही अहम है, बोथ फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि एक ढांढस दिलाने के लिए कि सरकार आपके साथ है, और हमें ये भी मालूम है कि सरकार काम भी कर रही है इंडस्ट्री के लिए। तो ये जो एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम और ये जो ईसीजीसी क्रेडिट गारंटी की जो स्कीम है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। रोडेप्ट स्कीम्स के जो रेट थे जो कम हो गए थे, उसे दोबारा पुराने रेट्स पे बहाल कर दिया गया है। तो these are very strong indicators that the government is there to support the industry in the time of their need. So I guess these are steps in the right direction and very much appreciated. अगर आंकड़ों की बात करें तो FY26 के फर्स्ट हाफ में तो ट्रेड डेफिसिट रहा। आप FY26 की परफॉर्मेंस पर क्या नजरिया रखना चाहेंगे और FY27 से कैसी उम्मीदें हैं? जो करंट जो ये वित्तीय वर्ष है जो मार्च 26 में ख़त्म होगा, ये तो बहुत अच्छा ईयर जाएगा पूरी इंडस्ट्री के लिए, चाहे वो गाड़ी वाले हों, चाहे वो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स हों। हालांकि कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स काफ़ी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है और यूएस हमारा खासे बड़ा मार्केट है, तो हमारे को थोड़ा सा प्रेशर आएगा। पर मेरा ये मानना है कि FY26 ईयर विल बी अ वेरी गुड ईयर फॉर द एंटायर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, इंक्लूडिंग द ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री। और हमारे अभी तक जो जैसा कि हमारा आकलन है, हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो लास्ट ईयर के जितने ही रहेंगे, क्योंकि जो चैलेंजेस रही एक्सपोर्ट में, इसके बावजूद जो है हमारा एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस विल बी probably as good as that it was in FY25. There could be a very small shortfall in trade deficit. We are not envisaging a very big trade deficit because there's a lot of effort that's gone in localization. Okay. The next year, it's very difficult for us to say how it will go because every day is a new day. The demand in the domestic market, and purely because of the GST, it continues to be very, very strong. विनीत जी, मौजूदा माहौल में आप MSMEs की वर्किंग कैपिटल जरूरतों को कैसे रीड कर रहे हैं? हमने सरकार को भी दरख्वास्त दी है कि किसी तरीके से अगर उनको वर्किंग कैपिटल में कुछ ईज़ दी जाए। हमने RBI से भी दरख्वास्त करी है कि इंटरेस्ट रेट में अगर कुछ सहूलियत दी जा सके। बट जिस तरीके से प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन भी चल रहा है, ये भी दिमाग मद्देनज़र रखना पड़ेगा। वी हैव टू सी हाउ थिंग्स वर्क आउट। MSMEs definitely do need support at this juncture. विनीत जी, आप लोकलाइजेशन के बढ़ते दायरे की बात कर रहे हैं, तो वहीं इंडस्ट्री का न्यू मोबिलिटी टेक्नोलॉजीज पर जोर है और FTAs के जरिए भी नई संभावनाएं हैं। आप चलते हुए इस पर राय दे सकें। हर फ्रंट के ऊपर बहुत काम हो रहा है। वी आर ट्राइंग टू सी हाउ टू sort of forge stronger relationship with friendlier countries through FTA so that we can make our supply chain more resilient. And the good thing is that the demand in the domestic market continues to be very, very strong. That's a very, very big positive because almost हमारा जो प्रोडक्शन है उसका 70 से 80% की खपत डोमेस्टिक मार्केट से होती है। The external exposure for the industry is not so great, but again we are an export competitive industry, and we would want to leverage the FTAs to even export more to the countries where we have signed the new FTAs. अभी के लिए इतना ही। ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री के तमाम आयामों पर हमसे बात करने के लिए विनी मेहता, डायरेक्टर जनरल ACMA, आपका शुक्रिया। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की और हमारे साथ होंगे राकेश कुमार, चेयरमैन इंडिया एक्सपो मार्ट। हम जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं SME एक्सप्रेस। अब हम फोकस करते हैं हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पर। इस इंडस्ट्री में बड़ी संख्या में MSMEs और आर्टिजन्स मौजूद हैं और ये लोकल से ग्लोबल चेन में अहम रोल अदा करते हैं। इंडस्ट्री के मौजूदा ट्रेंड्स और चुनौतियों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राकेश कुमार, चेयरमैन इंडिया एक्सपो मार्ट। आपका शुक्रिया। राकेश जी, वेस्ट एशिया संकट का निर्यातकों पर असर देखा जा रहा है। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में ऑर्डर्स के स्टेटस पर
और रॉ मटेरियल के मोर्चे पर आप क्या बताना चाहेंगे? Problem is not just geopolitical. It is a complete disruption. It's a complete disruption of the ecosystem. अकेला हैंडीक्राफ्ट नहीं बल्कि पूरा एक्सपोर्ट इकोसिस्टम जिसमें हैंडीक्राफ्ट भी उसका पार्ट है, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया है। जो अभी तक हमारे पास ओवरसीज बायर ने ऑर्डर दिए हुए थे, वो सब ऑर्डर्स उन लोगों ने स्पेसिफिकली ऑन होल्ड रखे हैं। पार्टिकुलरली जो यूरोप के लिए हैं, मिडिल ईस्ट के लिए हैं और यूएस के लिए है। जापान ये पार्ट अफेक्टेड नहीं हुआ है। और ये सब ऑर्डर के बावजूद नए फ्रेश ऑर्डर हमारे पास नहीं आ रहे हैं। जो भी ऑर्डर हमें उन्होंने रोके हैं, वो रोकने के बावजूद एक और जो नई स्थिति पैदा हुई है कि हमारा रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो बहुत तेजी से ऊपर चला गया है, खासतौर पर मेटल में। फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल, जितने भी हमारे यहाँ इनपुट्स हम यूज करते हैं, जितने भी उसमें काम में आते हैं, वो सभी हमारा इस टाइम पर हमारे मटेरियल जो है एंड प्रोडक्ट को इफेक्ट कर रहे हैं। राकेश जी, ट्रेड रूट्स प्रभावित हैं, सप्लाई चेन्स इंपैक्टेड हैं और फ्रेट रेट्स चुनौती बढ़ा रहे हैं। ऐसे में प्रोडक्ट्स को मंजिल तक पहुंचाने में कैसी चुनौतियां आ रही हैं? ये वार सरचार्ज लगने से ना केवल इंश्योरेंस की कॉस्ट बहुत तेजी से आगे बढ़ गई है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेंगी जहां पर ऐसे कंट्रीज की लिस्टिंग आ जाए, और इसके अतिरिक्त फ्रेट कॉस्ट भी उसके साथ ही अफेक्टेड हो गई है। ये दोनों होने के साथ हमारी शिपिंग लाइंस या तो गुड्स एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, अगर वो गुड्स एक्सेप्ट कर रही हैं तो उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, और उसके अलावा एक अनसर्टेनिटी का माहौल है कि वो गुड्स की डिलीवरी होगी नहीं होगी। इवन जो हाई सीज में गुड्स हैं उनके बारे में भी अभी एक बड़ा ही माहौल जो है वो अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है। तो क्योस का सिचुएशन है, एक्सपोर्टर बेहद ज्यादा तनाव में है। राकेश जी, डिसरप्शन के इस दौर में आप ओवरसीज वेयरहाउसिंग और एक्सपो बाजार के मोर्चे पर की गई पहल के अनुभवों के बारे में बता सकें। मौजूदा सिनेरियो में उस फ्रंट पर कैसे काम हो रहा है? सौरभ जी, ऐसा है कि डिसरप्शंस आर हैपनिंग वेरी फ्रीक्वेंटली। अगर आप 2020 से अभी 2026 तक का समय ले लें तो ये पहला टाइम नहीं है जब ऐसा माहौल आया है जहां पर हमारी गुड्स के इशू रहे हों। एक इशू हुआ था जब कोविड का टाइम था, एक टाइम आया था जब कंटेनर की बड़ी तेज शॉर्टेज हुई थी, और आपको ध्यान होगा आपने उसको कवर भी किया था। अभी जो वार का इशू है और इसके दौरान में बीच में ऐसे इश्यूज और भी आए, तो मैं बार बार हमने यही कहा था, इन सबका एक ही जो है अल्टरनेटिव है, वो है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग ये है कि हम लोग अपना समय के अनुसार सामान और डिलीवरी से पहले हम उसको वेयरहाउस के जरिए यूएस में, यूरोप में, जगह जगह वहां रखते हैं। दो तरह के ऑर्डर होते हैं। एक वो ऑर्डर है जो बायर कंफर्म करता है कि ये सामान मैं लूंगा और मेरे रेगुलर इसमें रहेंगे, लेकिन आप अपने यहाँ रखिएगा, ऑर्डर कंफर्म है, समय समय पर जब जब मुझे मेरे शेल्फ खाली होंगे उनमें मैं डालता जाऊंगा। और दूसरा सेट वो है जहां पर बायर्स का ऑर्डर नहीं है, लेकिन हमें मालूम है कि हमारा माल मार्केट में बिकेगा। हमारे बहुत से जो वेंडर्स अभी हैं, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट है, अभी इस वक्त अगले 2 से 3 महीनों तक के लिए वो चिंता मुक्त है, क्योंकि उनका सामान अगले 3 महीने तक जो बाहर है यूएस के वेयर हाउस में या यूरोप के वेयर हाउस में, उस समय वो बिक रहा है और उनकी बैलेंस शीट्स ब्लैंक नहीं है। राकेश जी, क्या FY27 हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है? फर्स्ट क्वार्टर का तो भविष्य लगभग सामने आ गया। फर्स्ट क्वार्टर हमारा बड़ी भारी जो है उसमें एक हमें परेशानी आने वाली है, क्योंकि उसमें हम उसको कॉप अप नहीं कर पाएंगे, और क्वार्टर 1 जो है वो डेफिनेटली में हमारा अफेक्टेड है। उसके बाद के 3 क्वार्टर डिपेंड करते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर शांत हो जाता है और सब चीजें नॉर्मल होती हैं, और साथ में अनएक्सपेक्टेड सर्ज आता है हमारी रिक्वायरमेंट जो है उसके लिए। हैंडीक्राफ्ट में ऐसा होना बहुत ज्यादा स्वाभाविक इसलिए नहीं है क्योंकि जीसीसी जो हमारा एक बहुत बड़ा बायर है, खासतौर पे सऊदी, यूएई, ये सब जो बड़े बायर हैं, इन लोगों की प्रायोरिटी शायद चेंज होने वाली। पहले अपनी इंफ्रा की प्रायोरिटीज को पूरा करेंगे और उसके बाद में वो होम लाइफस्टाइल, फैशन, फर्नीचर में जाएंगे। अनिश्चित माहौल में इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं।
राकेश जी, आप उन्हें कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए, अभी नोटिफिकेशन 66 जो डीजीएफटी साहब ने निकाला है, जिसमें 31 मार्च तक हम लोगों को रोड टैप के लिए कंटिन्यूटी दी गई है, एक बड़ा वेलकम स्टेप है। उससे पहले हमारे कॉमर्स मिनिस्टर साहब ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन की घोषणा की, जो कि पहले एमएआई हुआ करता था। उसमें इस बार बड़ा बनाया गया है, बेहतर बनाया गया है, रिलैक्स किया गया है, उसको अपने तरीके से उन्होंने किया है। मैं समझता हूँ कि शायद वो आने वाले समय के लिए अच्छा होगा। लेकिन ये सब चीजें जुड़ी हैं हमारे निर्यात के साथ, यानी कि उसमें आरबीएसएम की बात अगर हम करें, रिवर्स बायर सेलर मीट की बात करें जो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन में है, या वेयर हाउस की करें, ये सब चीजें तब होंगी जब यहाँ पर आगे जो स्थिति है वो एक नॉर्मलिटी में आएगी। जब वो नॉर्मलिटी में आएगी तो उसके बाद ही आप उसका यूज कर पाएंगे। सरकार की मंशा अच्छी है, सरकार हम लोगों के साथ खड़ी है, और हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ और भी ऐसी घोषणाएं की जाएंगी जिससे निर्यातकों को लाभ मिलेगा। डिस्रप्शन के बीच इंडस्ट्री के सामने ग्लोबल ट्रेड में कई तरह के हेडविंड्स हैं। ऐसे में घरेलू बाजार में अवसरों को आप किस तरह रीड करते हैं? क्या एक्सपोर्टर्स को इन मौकों को भुनाने के लिए कदम बढ़ाने चाहिए? देखिए, मैं खासतौर पर बात करूंगा जो होम लाइफस्टाइल, फैशन, फर्नीचर, गिफ्ट, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, इसके बारे में। तो अगर मैं इसके बारे में कहूं तो डोमेस्टिक मार्केट शुड बी टेकन वेरी वेरी सीरियसली बाय द एक्सपोर्टर्स। उसका दो कारण है। एक तो यह है कि उनके प्रोडक्ट जो है क्वालिटी में बहुत उम्दा है और इंटरनेशनल मार्केट के बड़े स्टोर में बिकते हैं। खासतौर पर भारत की आम जनता वहां से खरीद के वापस इंडिया में लेके आती है। और दूसरा मैं कहूंगा कि हमारे जो है प्राइसेस भी बड़े अच्छे हैं। डोमेस्टिक मार्केट को सेफ, प्रोग्रेसिव और ग्रोथ ओरिएंटेड मानना चाहिए, और इसके नाते डोमेस्टिक मार्केट को हमें अपने साथ एक बड़ा मुद्दा लेकर के जोड़ना चाहिए। सिर्फ इशू है कि डोमेस्टिक मार्केट में एक्सपोर्टर्स को इमीडिएटली वॉल्यूम नहीं मिलते हैं, लेकिन आने वाले समय में अच्छे ऑर्गेनाइज सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अगर प्लेयर आ जाएंगे, जैसे एफएमसीजी में कुछ प्लेयर इंडिया में अब काम कर रहे हैं, तो अगर ऐसे कुछ प्लेयर्स आएंगे तो डेफिनेटली एक बड़ी मार्केट यहाँ पर खुलेगी। राकेश जी, क्या एचएनआई सेगमेंट से अच्छी डिमांड देखी जा रही है और आगे इसके पोटेंशियल को आप कैसे देखते हैं? सौरभ जी, मैं इसको दूसरे तरीके से ले रहा हूँ। एचएनआई तो ऑलरेडी इस सेक्टर में ले रहा है सामान। अभी जो है मिडिल सेगमेंट और इवन मिडिल क्लास जो है, वो सेगमेंट अभी उसका रुझान है, और उनकी एक जो पर कैपिटा इनकम स्थिति पे पहुंची है कि मकान के अलावा उसको मकान को सजाने का, मकान के अंदर अच्छा फर्नीचर रखने का, अच्छा सामान रखने का, फर्निशिंग करने का, लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट करने का उनका जो है रुझान लोगों का बड़ा है। उसमें पैसा लोगों ने खर्चना शुरू किया है। राकेश जी, कमर्शियल एलपीजी के मोर्चे पर इंडस्ट्री से क्या फीडबैक मिल रहा है? क्या माइक्रो यूनिट्स के ऑपरेशंस पर असर हो रहा है? इंडस्ट्री में अभी हाल फिलहाल इमीडिएटली कोई ऐसी एलपीजी की बहुत ज्यादा तकलीफ सामने नजर नहीं आई, लेकिन लोग समझ गए हैं, इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। उसकी दो वजह हैं। पहला यह है कि अभी प्रोडक्शन ही कम है, लेकिन जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ती है तो उसके साथ इसकी जरूरत भी बढ़ती है। लेकिन सर्टनली इसकी तकलीफ सामने नजर आ रही है, और अगर ये तकलीफ रही तो आई थिंक फिर दोहरी मार पड़ेगी। उससे हमें आगे तैयार रहना चाहिए। राकेश जी, चुनौतीपूर्ण दौर में इंडस्ट्री को क्या रणनीति बनानी चाहिए ताकि जब माहौल बेहतर हो तो वो हर लिहाज से तैयार हो? देखिए, इंडस्ट्री को प्रिपेयर रहना चाहिए कि इंडस्ट्री को तो टाइम नहीं मिलता कि अपनी मशीन को उसके बी चेक भी करा पाए, या उसके मेंटेनेंस कर पाए, या और एडिशनल मशीनरी ऐड कर पाए। तो ये समय है अपनी जो है आपकी स्ट्रेंथ को और अपने कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाएं। जब हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ा देंगे, तैयार रखेंगे, उसके लिए तैयारी कर लेंगे, तो आने वाला जो टाइम है जिसमें एफटी की सभी मार्केट खुल रही हैं, ईयू की 11 मार्केट ऑलरेडी एफटीए में पहले कर चुके थे, और यूएस के अंदर भी जो रुझान है वो बेटर टैरिफ्स के हैं, बेटर एग्रीमेंट्स के हैं। तो शायद एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का एक बड़ा चांस आने वाला है। तो ये समय है जिसमें अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाएं, अपने आप को स्ट्रेंथन करें, अपनी तैयारियां करें, अपने आप को अपग्रेड करें। एआई टेक्नोलॉजी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी का अभी से ही हम लोग तैयारी करना शुरू करें, जो हमारे सेक्टर में जिसका अभी अभाव है। एसएमई एक्सप्रेस में अभी के लिए इतना ही। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पर व्यापक दृष्टिकोण रखने के लिए राकेश कुमार, चेयरमैन इंडिया एक्सपो मार्ट, आपका शुक्रिया। थैंक यू। अगले सेशन में मुलाकात होगी नई थीम के साथ। फिलहाल नमस्कार।